नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग भारतीय संविधान के अनुसूचियों की चर्चा करेंगे और जानेंगे इसके बारे में, क्योंकि इससे अक्सर ही हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे संविधान की अनुसूचियों को। तो दोस्तों, हमारे भारत के मूल संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 8 हुआ करती थी, लेकिन संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें 4 और अनुसूचियों को जोड़ दिया गया, जिससे वर्तमान समय में हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो देखते हैं आज हम 12 अनुसूचियों को। चलिए देखते हैं प्रथम अनुसूची। तो पहली अनुसूची दोस्तों, इसमें भारतीय संघ, उसके राज्य एवं उसके केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, पहली अनुसूची हो या हमारे संविधान का पहला भाग हो या हमारे संविधान का पहला अनुच्छेद हो, इन तीनों में ही सबसे पहले हमारे भारतीय संघ, उसके राज्य एवं उसके केंद्र शासित प्रदेश का ही उल्लेख किया गया है। तो द्वितीय अनुसूची को देखते हैं अब दोस्तों। द्वितीय अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति व उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि को वेतन भत्तों और पेंशन का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी जो भी हैं, इन सभी के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है, जो कि द्वितीय अनुसूची है। बढ़ते हैं आगे तीसरी अनुसूची की तरफ दोस्तों। तो तीसरी अनुसूची में उच्च पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, द्वितीय अनुसूची में हमने देखा कि वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। तृतीय अनुसूची में उन्हीं पदाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, इसमें अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि द्वितीय अनुसूची में वेतन की या शपथ की चर्चा है या फिर तृतीय अनुसूची में वेतन या शपथ की चर्चा है। तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि जब अगर कहीं हम जॉब करने जाते हैं, तो जब भी हमारा कुछ इंटरव्यू होता है, तो उसमें सबसे पहले इस बात की चर्चा होती है कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको ज्वाइन करते हैं, यानी तब उसका पदभार संभालते हैं। तो दोस्तों, पहले वेतन और उसके बाद पदभार। तो इसी तरह याद रखेंगे दोस्तों कि वेतन की चर्चा द्वितीय अनुसूची में और शपथ की चर्चा तृतीय अनुसूची में। बढ़ते हैं हम चौथी अनुसूची की तरफ। तो दोस्तों, चौथे अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा के सदस्यों की संख्या का विवरण दिया गया है। तो दोस्तों, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या जो निर्भर करती है, ये निर्भर करती है उस राज्य की जनसंख्या कितनी है। ज़्यादा जनसंख्या मतलब राज्यसभा के सदस्य उतने ही ज़्यादा होंगे। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो बढ़ते हैं पाँचवीं अनुसूची की तरफ। तो दोस्तों, पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, ये पाँचवीं अनुसूची इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। बढ़ते हैं छठी अनुसूची की तरफ। तो दोस्तों, छठी अनुसूची को हम लोग याद रखने के लिए सबसे पहले 4 राज्यों को याद रखेंगे: मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय। एक बार मेरे साथ बोलेंगे: मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मिजोरम और असम में काफ़ी ज़्यादा फाइट चल रही है। तो दोस्तों, छठी अनुसूची इसमें कहता है कि मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान का उल्लेख किया गया है। बढ़ते हैं अब आगे 7वीं अनुसूची की तरफ। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे कई बार प्रश्न पूछा गया है और आगे आने वाले हर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो इसे आप लोग ख़ास तौर पर ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख किया गया है।
तो दोस्तों 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ आती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इस 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख किया गया है। तो संघ सूची को देखते हैं। तो संघ सूची में इस पर केंद्र बनाने का इस पे जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार को है। हमारे मूल संविधान में इसमें कुल विषयों की संख्या 97 थी, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या बढ़कर 100 हो चुकी है। तो दोस्तों जानते हैं संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। तो इसके अंतर्गत आते हैं रक्षा, विदेश संबंध, सशस्त्र बल, रेलवे, विदेशी कर्ज, नागरिकता, सीमा शुल्क, खान एवं खनिज, बैंकिंग, मुद्रा, आंतरिक सुरक्षा, वायु एवं समुद्री मार्ग। इन विषयों का आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं राज्य सूची की तरफ। तो दोस्तों राज्य सूची पर जो है इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, यानी इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी कानून बनाने में। तो मूल संविधान में इसमें कुल विषयों की संख्या जो थी वो थी 66, जो वर्तमान में घटकर 61 हो चुकी है। तो जो दोस्तों 5 विषय घट गए इसमें से वो आकर जुड़ गई है समवर्ती सूची में। दोस्तों चलिए जानते हैं कि राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। तो इसके अंतर्गत आता है दोस्तों स्थानीय शासन, कृषि वन, पुलिस, जेल, लोक व्यवस्था, सड़क, पुल, अंतर्देशीय जलमार्ग, बिक्री कर। दोस्तों प्रश्न ऐसे भी इसमें पूछे जाते हैं कि स्थानीय शासन जो है वो किस सूची के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा राज्य सूची। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जानते हैं समवर्ती सूची। तो दोस्तों समवर्ती सूची ऐसी सूची है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों को ही है। अगर मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर विषय पर केंद्र व राज्य दोनों सरकार कानून बनाती है तो वहाँ पर केंद्र सरकार का बनाया कानून ही मान्य होगा, जबकि राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून अमान्य हो जाएगा। तो मूल संविधान में दोस्तों इसमें कुल विषयों की संख्या जो थी वो थी 47, जो अब बढ़कर 52 हो गई है। तो ये 5 जो दोस्तों बढ़ी है ये राज्य सूची से उठकर समवर्ती सूची में आ गई है। तो दोस्तों अब देखते हैं 8वीं अनुसूची को। तो 8वीं अनुसूची दोस्तों इसमें भारत के कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो हमारे मूल संविधान में प्रारंभ में कुल 14 भाषाएं थी, लेकिन इसमें संशोधन करने के बाद 8 और भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों इसमें 3 बार संशोधन हुआ भाषाई आधार पर। तो देखते हैं कौन कौन सा हुआ है। तो सबसे पहले 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें सिंधी भाषा को ऐड किया गया। तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, संशोधन के आधार पर सबसे पहले जो भाषा हमारे संविधान इस अनुसूची में जोड़ा गया वो भाषा है सिंधी। और उसके बाद 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। उसके बाद दोस्तों 2004 में 92वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। तो कुल 8 भाषाओं को जोड़ा गया, सिंधी भाषा, कोंकणी भाषा, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे 9वीं अनुसूची की तरफ। तो दोस्तों 9वीं अनुसूची, इसे अभी तक जो हमने पहले 8 अनुसूचियों की चर्चा की है वो हमारे मूल संविधान में ऑलरेडी थी, और इसके बाद जो 4 अनुसूची आई है 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये चारों अनुसूचियाँ संविधान में संशोधन करने के बाद ऐड की गई है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इन चारों को। तो दोस्तों 9वीं अनुसूची जो है इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ा गया। तो दोस्तों हमारा संविधान जो लागू किया गया था वो लागू किया था 26 जनवरी 1950 को, और उसके अगले साल ही हमारे संविधान में संशोधन होना शुरू हो गया, और पहला संविधान संशोधन के तहत ही
ये 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई, जिसमें ये चर्चा किया गया है कि राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। तो दोस्तों 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। देखते हैं 10वीं अनुसूची को दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखेंगे। 10वीं अनुसूची, इसे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जोड़ा गया। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। तो दोस्तों ये 10वीं अनुसूची बहुत ही ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। बढ़ते हैं अब 11वीं अनुसूची की तरफ। 11वीं अनुसूची दोस्तों, इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत जोड़ा गया। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो 11वीं अनुसूची में दोस्तों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस बात को याद रखेंगे कि इसके तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 12वीं अनुसूची यानी कि आखिरी अनुसूची को हम देखते हैं। इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत ही जोड़ा गया। इसमें शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। दोस्तों 12वीं अनुसूची के अनुसार इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत ही जोड़ा गया। इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला, जबकि 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जल्दी ही मैं अनुसूचियों से रिलेटेड प्रश्नों को लाऊंगा, उसकी वीडियो बनाऊंगा, आप लोग उसे भी ज़रूर देखें। धन्यवाद।